हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। तो एसी में तीन सर्किट एलिमेंट्स यूज होता है। एक होता है आपको रजिस्टर आर, दूसरा है आपका इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है एल, और तीसरा होता है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी। तो इसी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि एसी सर्किट में हम तीन सर्किट एलिमेंट प्रीडोमिनेंटली यूज करते हैं। रजिस्टर, तो एसी थ्रू आर का मतलब हुआ कि ऐसा एसी सर्किट है जहां पे सिर्फ रजिस्टर लगा है। एसी थ्रू एल का मतलब हुआ ऐसा एसी सर्किट जहां पे एक इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैपेसिटर, ठीक है, तो एसी थ्रू सी, दैट मीन्स ये ऐसा सर्किट जहां पे हम वी आर यूजिंग ओनली कैपेसिटर। फिर हम ग्रुप करेंगे एसी थ्रू एल आर, एसी थ्रू सी आर, एसी थ्रू एल सी आर। ये सीरीज हुआ, पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल आपके सिलेबस में है नहीं, जो भी आप सिलेबस देखें सीबीएसई जी मेन सभी में आपको सीरीज ही है, तो हम लोग वहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पैरेलल आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो फिर बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला काम हम शुरू करते हैं एसी थ्रू रजिस्टर ओनली। तो नाउ सी, ये है आर, ठीक, और इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। दिस इज सिंबल ऑफ एसी सोर्स। तो इसको आप एक लाइन में लिखेंगे, लेट ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड थ्रू एन एसी सोर्स विद इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो लिख ही देते पहला, लेकिन आगे लाइन नहीं लिखेंगे, आगे आपको खुद लिखना। लेट ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is connected with an AC source, with an AC source of whose instantaneous EMF, whose instantaneous EMF E is equal to E naught sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 है, फटाफट करते जाएं। अब देखो, तो ये रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग एसी में वोल्टेज वर्ड ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो इसका जो वोल्टेज होगा दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वो सोर्स के हिसाब से वेरी होगा। डीसी में हम लोग पढ़ते हैं ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा रजिस्टर का, तो करंट तो हमेशा बदल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी हमेशा चेंज होगा। तो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज जो होगा आर का, दैट इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स। यानी जितना अभी इसका ईएमएफ है उतना ही वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर इसका ईएमएफ जीरो हो गया तो आपको वोल्टेज जीरो मिलेगा, लाइक दैट। The potential drop, the potential difference is varying according to the EMF of the source. So you cannot have a fixed value of potential difference here. So every time it is varying. तो इसलिए जहां वैरी होता है ना, तो वहां हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंस्टैंटेनियस। तो यू कैन राइट हियर, बहुत आसान है, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज across R is equal to instantaneous EMF of the source, ठीक है। अब देखो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, पोटेंशियल याद करो ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी आई इंस्टैंटेनियस, वर्ड नहीं लिखेंगे, ये इंस्टैंटेनियस करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आई इंटू आर बराबर हो जाएगा इंस्टैंटेनियस ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, वही ई है, दिस इज इंस्टैंटेनियस, ये बराबर है। तो जितना सोर्स का ईएमएफ होगा
जिस समय में उसी समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज जो है रेजिस्टर का उतना ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का दूसरा तरीका भी I इंटू इंस्टेंटेनियस करंट इंटू। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट? What is the expression of instantaneous current? तो I instantaneous is equal to R को इधर ले जाओ तो E नॉट बाय R इंटू साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट बराबर हो जाएगा E नॉट बाय R को हम I नॉट बोलते हैं, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ AC। Peak value of EMF divided by resistance is called peak value of AC. So this is your I naught sin omega t। ठीक है, अब देखो यहां भी sin ओमेगा टी है, यहां भी sin ओमेगा टी। तो व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे EMF चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। यानी EMF अगर जीरो होता है तो करंट भी जीरो, EMF मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम, EMF निगेटिव हाफ में मैक्सिमम होता है तो करंट भी निगेटिव हाफ में मैक्सिमम होगा। ओके, इट मीन्स व्हाट? व्हेन AC पासेस थ्रू, अब कंक्लूजन ये हुआ कि यहां भी साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, सेम फेज में वेरिएशन होता है। तो कंक्लूजन ड्रॉ करें। कंक्लूजन पहला, when AC passes through R, then I and E यानी इंस्टेंटेनियस करंट varies in same phase। सेम फेज मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? तो फेज तो ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, सेम वे। अब इस दोनों को, इसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दो। दिस वी कैन रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। तो देखो सिंपल, E और I ग्राफ खींचे हमने टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो ओमेगा टी एंगल हुआ, टी टाइम हुआ, टी बदलेगा तो ओमेगा टी भी बदल जाएगा। तो ग्राफ आपका ऐसे, एक और ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन? थोड़ा इस दोनों को ओरिजिन से निकालो, क्योंकि जब टी जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होता है, तो दोनों जीरो हो जाएगा। The graph started from origin. Now look here. ये जो छोटा वाला है वो I का ग्राफ है और जो बड़ा वाला है वो EMF का, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होगा EMF का वो तो होता है I इंटू आर ना, तो I से बड़ा होगा EMF का मैग्नीट्यूड। सेम फेज वेरिएशन, when E maximum, I is also maximum, when E is zero, I is also zero, negative slope, negative half, E maximum, I also maximum, same way it is varying. That's a beautiful thing about resistor. Okay, but this does not happen when AC passes through inductor or capacitor. So this does not happen. That's the thing that you have to mind here. अब इसी चीज को हम एक फेजर डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। Now what is a phasor? तो फेजर के बारे में दो लाइन आप नोट करें। फेजर, ठीक है, it is a rotating vector, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज आर treated as फेजर, जबकि पता है ना ही करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना ही वोल्टेज, लेकिन एसी में इसको हम वोल्टेज मान लेते हैं। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए रोटेटिंग वेक्टर, इसी को हम फेजर बोलते हैं।
तो फेजर डायग्राम से भी हम इसी चीज को, यही मैसेज को हम दिखा सकते, सेम मैसेज। कैसे? आप देखें, इसको गौर से देखो। ये इसकी एक ग्राफ आप प्लॉट करें। एक्स इज ओरिजिन, दिस इज वाई, नेगेटिव हाफ भी कर लें। लेट ये जो है ये ई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो वैल्यू होगा यहां से यहां तक वो होगा आई, सॉरी, वो होगा इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। करेक्ट। मान लेते हैं इसी लाइन पर करंट का भी पीक वैल्यू है आई नॉट। जो करंट का जो पीक होगा, या करंट को जो हम फेजर से दिखा रहे हैं वो छोटे एरो से दिखा रहे हैं और ईएमएफ को बड़े एरो से, कंसीडरिंग देयर मैग्नीट्यूड। ईएमएफ बड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको आई, इंस्टैंटेनियस करंट। और दोनों एक ही लाइन से हम दिखा रहे हैं। ई नॉट का पीक, आई नॉट का पीक एक ही लाइन पर। इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस करंट, वो भी एक ही लाइन पर। तो एक लाइन पर दिखाने का मतलब हुआ कि दे वेरीज इन सेम फेज। बस इतना ही समझ। इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस करंट एक ही लाइन में दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ, वो भी एक ही लाइन में दिखा रहे। तो लाइक दैट। तो ये जो अभी हमने बोला कि सेम फेज में है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आपको और अच्छा समझ आएगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू राइट एसी थ्रू एल, यानी इंडक्टर। तो एसी थ्रू एल, ओके। तो फिर वही करें। लेट कंसीडर एन इंडक्टर, इट इज कनेक्टेड विथ एन एसी सोर्स। इंडक्टर की इंडक्टेंस है एल, और जो इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, फिर वही लाइन लिखना है। लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल is connected with an AC source whose instantaneous EMF, यही लाइन, instantaneous EMF E is equal to E naught sin omega t। ठीक है। अब तुम देखो कि जो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज होगा इंडक्टर का, वो बराबर हो जाएगा नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। नेट ईएमएफ हम क्यों बोले? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना इंडक्टर से जब फ्लो होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड बदलता है। तो करंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा, जिससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा। ओके, वो हम सेल्फ इंडक्शन में पहले ही डील कर चुके हैं। तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक साथ दो ईएमएफ होता है, एक तो सोर्स का ईएमएफ और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, इसलिए हमने बोला नेट ईएमएफ। तो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, या इंस्टैंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप आप लिख सकते, पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज, instantaneous potential difference across inductor is equal to net EMF, net instantaneous EMF of the circuit। अब इस बात को ध्यान से देखो, क्योंकि जब इंडक्टर से आप जोड़ते हो ना तो सेल्फ इंडक्शन के कारण एक और ईएमएफ इसमें जनरेट होता है, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन के कारण। अब चलें तो निकालें, पहला निकालें लेफ्ट साइड का, इंस्टैंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे याद करें।
तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता था करंट इनटू रेजिस्टेंस। लेकिन जो आइडियल इंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। तो PD बराबर होता है I इंटू R। तो R फॉर इंडक्टर इज 0। तो आप हमको ये बताएं कि इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का क्या होगा। तो 0 होगा। इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अब नेट इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ तो हम लिख सकते हैं E हुआ सोर्स का ईएमएफ माइनस E डैश ये हुआ किसका ईएमएफ, समझ लें किसका ईएमएफ वो हुआ, E डैश हुआ जो इंडक्शन के कारण ईएमएफ हो रहा है वो कितना होता था, तो याद करें वो बराबर होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। फॉर्मूला याद ही होगा आपको, या इसको हम प्लस ही कर दें क्योंकि ई डैश को बराबर होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस पहले से क्यों कर दें, ठीक। तो अब आपके एक्सप्रेशन क्या हुए, 0 बराबर हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, हमको आई का एक्सप्रेशन निकालना है, ध्यान से देखें। तो इसमें तो डी आई तो कहीं पे है, इसको इधर कर लो। तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करके देखें। तो डी आई बराबर हो जाएगा, somebody will tell me what is di? di is equal to, अरे ये dt तो 0 नहीं, ये इधर आएगा, हाँ मिल जाएगा, ई नॉट बाय एल इंटू डी टी। अब ई नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे फीड करें और डी आई है तो आई भी मिल जाएगा इंटीग्रेट करके। हमको आई का एक्सप्रेशन निकालना, फिर चेक करना है कि इसका आई और ई कैसे वेरी करता है, बस यही दिखाना है। ओके, नाउ यू कम हियर। तो इंटीग्रेट करें, पहले तो आप वैल्यू फीड करें, डी आई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, ई नॉट नहीं होगा, ई होगा, ई इंस्टेंटेनियस। तो ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय एल। इंटीग्रेट कर दें इसको, ओके। इंटीग्रेट करके हमें आंसर बताए तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज व्हाट माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, इफ यू रिमेंबर। तो आप कर सकते हो, आई इज इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इसको हम लिखेंगे ई नॉट बाय एल माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओके, आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब आप देखो, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, ओमेगा को इधर कर लो, तो I इज इक्वल टू, आई का अच्छा सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, ई नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है। बचा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अरे कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो पढ़ा ही है ना, माइनस माइनस है, हाँ। अब एक और एक्सप्रेशन पढ़िए हो कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या क्या आया, ई नॉट बाय ओमेगा एल, उसके बाद क्या आया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आई नॉट, दिस इज द पीक वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई 2। ये हुआ इक्वेशन 2, ये हुआ इक्वेशन 1। नाउ यू सी केयरफुली। अब इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, फेज सेम नहीं है। ये इक्वेशन ई का, तो देखो आपके इंस्टैंटेनियस ईएमएफ और इंस्टैंटेनियस करंट में किस तरह से चेंज होता है। तो इंस्टैंटेनियस करंट जो है वह ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। नहीं, करंट जो है वह ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये ध्यान में रखें। तभी तो आप कंपेयर, साइन का साइन है ई नॉट, यहाँ पे आई नॉट है, ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। तो यू राइट डाउन इन दिस सर्किट कंक्लूजन, ध्यान से देखना, इन दिस सर्किट करंट lags behind the EMF by a phase angle of pi by 2 radian, 90 डिग्री करंट पीछे चल रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है उस समय करंट जीरो हो, फिर ईएमएफ जीरो हो जाता है उस समय करंट मैक्सिमम होता है, यानी सेम फेज में नहीं चल रहा है। तो व्हेन एसी passes through an inductor, this happens. Your EMF becomes zero, current becomes maximum. And when your EMF becomes maximum, current becomes zero. लो भाई, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन यही आपको बता रहा है। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सेम चीज को, सेम मीनिंग को ग्राफ के द्वारा भी दिखाएंगे और फेजर के द्वारा भी दिखाएंगे। ध्यान से देखना, ग्राफ एंड फेजर। फटाफट करें इसको। नाउ यू लुक हियर। तो कैसे दिखाते हैं इसको? पहला एक्सप्रेशन, दिस इज योर, हाँ ये है आपके ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू, ई पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये ग्राफ है ईएमएफ का, क्योंकि ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा क्या है ना, आपका जो ग्राफ है वो है 90 डिग्री पीछे। तो 90 डिग्री पीछे का मतलब हुआ कि ये यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो जब ईएमएफ जीरो था तो करंट मैक्सिमम था, पीछे था 90 डिग्री। अब ये ग्राफ, थोड़ा हम इसकी पिक छोटा कर लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब देखो ये जीरो हो गया, फॉलोइंग ना, दिस इज जीरो, I become zero, EMF become maximum. Then you take this one, ये maximum, ये like this. Okay, so this is the graph showing you the how your, this is graph for current, ये है maximum value. So when AC passes through an inductor, what happens? The current and your current is not varying according to EMF. They are left behind by a phase angle of 90 degree. करंट पीछे चलता है। ओके, कहने का मतलब है करंट जीरो है तो ये मैक्सिमम है नेगेटिव में, जब ये जीरो हो गया तो ये मैक्सिमम हो गया, मतलब एक दूसरे के मतलब बिछड़ गया, समझो सेम फेज में नहीं चला। अब इसको फेजर डायग्राम से भी हम सेम चीज को हम दिखा सकते हैं। कैसे? तो बाय फेजर, इसी मैसेज को हमको दिखाना है। दिस इज योर ई नॉट। क्या, ध्यान से देखें, क्या ई नॉट और आई नॉट ये दोनों 90 डिग्री से पीछे चला है ना, तो आई नॉट किधर होगा? सबसे पहले तो ये देख लो। तो आई नॉट जो होगा वो इधर होगा या इधर होगा? ये होगा आपके आई नॉट। ये 90 डिग्री से पीछे चला, इसको आप 90 डिग्री कर सकते हो।
अब यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये इंस्टैंटेनियस ईएमएफ हुआ, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इंस्टैंटेनियस करंट हुआ। ओके, और बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री, और इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं ओमेगा टी। ओके, नाउ सो दिखाने का मतलब क्या हुआ, ये ईएमएफ का लाइन है और ये करंट का लाइन है। रेजिस्टर में क्या था कि दोनों एक ही लाइन में था, इसमें क्या है ना, करंट तुम्हारा पीछे चल रहा है 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट यू कैन से फेजर डायग्राम, और अगर करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा फेजर। ना आज के लिए आखिरी बताते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें छूट गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखो। फिर से हम एक्सप्रेशन करंट का निकालें। करंट बराबर होता था अभी में आई बराबर होता था, ये क्या था, ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये होता था। ठीक, ये ध्यान देना। अब देखो, ये जो ओमेगा एल है इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, मतलब ये ओम किसका यूनिट होता है पता है ना, रेजिस्टेंस का होता था, किस में, डीसी में। इसका मतलब है कि ये जो ओमेगा एल जो क्वांटिटी है, दैट इज एक्चुअली समथिंग टू अपोज एसी बाय एन इंडक्टर। तो इंडक्टर जो है वो एसी को अपोज करता, अपोज किया तभी ना एक दूसरे करंट जो है पीछे छूट गया। ठीक है, तो ये जो है ओमेगा एल, तो इस वर्ड हम यूज नहीं करते, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर नहीं लिखेंगे इस ओमेगा एल को, लेकिन काम वही आप समझेंगे। ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, एक एक्सएल, इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं, ओमेगा एल इज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी मतलब आप समझे इंडक्टर का रेजिस्टेंस टू एसी, एसी को जो रोकने की जो अपोजिशन नेचर है बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका जो फॉर्मूला है वो ओमेगा एल होता है, और इसका जो यूनिट है वह ओम होता है। अब इसको, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, आप लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो। एक्स एल कैन बी, ओमेगा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 पाई न्यू इंटू एल। तो एक्सएल एसी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इंडक्टर का वो भी बढ़ेगा। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर एक्सएल। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फिर बार बार कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब समझो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर टू एसी, मतलब लिखना नहीं है उसको, सिर्फ मीनिंग समझो। तो इसको अगर आप देखो तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। दिस द वन पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब तीसरा और आज के लिए आखिरी, एसी थ्रू कैपेसिटर। फिर कल से हम ग्रुपिंग बताएंगे आपको। नाउ AC through a capacitor। ठीक है, अब देखो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इट इज कनेक्टेड विथ एन AC सोर्स whose instantaneous EMF E is equal to E naught sin ओमेगा t। ठीक है, ओके। अब देखो, लेट instantaneous potential difference या instantaneous potential difference of capacitor, ध्यान से देखना,
is equal to instantaneous EMF of the source। यानी सोर्स का जितना EMF होगा पर्टिकुलर टाइम पर उतना इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं? तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस चार्ज यानी Q इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। Q इंस्टेंटेनियस बाय C इज इक्वल टू E नॉट, ये इंस्टेंटेनियस EMF है, वो इंस्टेंटेनियस चार्ज है, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, देख लो, C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको चार्ज मिल गया, तो यू कैन गेट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू, ठीक, I इज इक्वल टू व्हाट? देख लो भाई, dq by dt इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू d by dt ऑफ C E नॉट तो बाहर हो जाएगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके। So can anybody tell me what is your instantaneous current? Instantaneous current I is equal to कितना आया? C इंटू E नॉट डी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, नहीं, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होता है डिफ्रेंसिएशन। इसको हम बढ़िया से लिखें, बस हो गया। I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू ओमेगा C इंटू E नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमको पता है नहीं? तो ये, इसको हम साइन में लाएंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि करंट हमारा ईएमएफ के सेम फेज में चल रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लो, लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है देख लो। तो I इज इक्वल टू E नॉट by 1 by omega c. You can write this one by rearranging. Sin omega t plus pi by 2. या फिर इसको हम लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा L नहीं होगा, वहां पे C है, L तो पहले था, ओमेगा C साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब हमको एक्सप्रेशन मिल गया, मिल क्या गया कि करंट का एक्सप्रेशन इस तरह से होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, अब देखो, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या ईएमएफ और करंट सेम फेज में है? तो इसका जवाब होगा नो, करंट एंड ईएमएफ आर नॉट इन सेम फेज। तो क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये है कि करंट जो है वह ईएमएफ से पाई बाई 2 रेडियन आगे चल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय a phase angle of pi by 2 रेडियन। ठीक है, ये तो पहला कंक्लूजन हुआ।
ये इस तरह का मिलता जुलता हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए इसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्लॉट करते हैं। तो पहले तो ई का तो वही होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब देखो करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब है कि करंट जो है वो मैक्सिमम, जब ईएमएफ 0 है तो ये ग्राफ हो गया ईएमएफ का। ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना, जब ईएमएफ मैक्सिमम, सॉरी जब ईएमएफ 0 करंट मैक्सिमम, जब करंट 0 तो ईएमएफ को मैक्सिमम होना है, पिक, फिर ये पिक, फिर ये। इसका मतलब है करंट इस पॉइंट पे आके 0 हो गया और ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। सो दिस ग्राफ इज फॉर करंट। तो करंट और ईएमएफ एक फेज में नहीं है। कैपेसिटर में करंट जो है वह 90 डिग्री से आगे चलता है। एक जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो आई नॉट हम कहां से लाए थे वो ध्यान दे, फिर से वापस आप देखो कि जो आई नॉट आया था वो आया था ई नॉट बाय 1 अपॉन ओमेगा सी। ये टर्म, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसका यूनिट, इस यूनिट इज ओम। इसका भी यूनिट 1 अपॉन ओमेगा सी का यूनिट ओम होता है। फिर से आपको एक टर्म आएगा, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। किसके द्वारा? तो कैपेसिटर के द्वारा। इसीलिए इस टर्म का नाम पड़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस वर्ड रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड हम नहीं यूज करते हैं। यू राइट डाउन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। ओके, अब आप देखें क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? एक्सप्रेशन क्लियरली सेज यू दैट it is yes, it depends on the frequency. How does it depend? It is inversely proportional. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हो? एक्सी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी आपका घटेगा, रिएक्टेंस मतलब रुकावट, कैपेसिटर का रिएक्टेंस घटेगा इस तरह से, लाइक दिस। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने 3 देखा कि एसी थ्रू रेजिस्टर जिसमें करंट और ये सेम फेज में होता है, एसी थ्रू इंडक्टर जिसमें करंट पीछे चलता है 90 डिग्री से, एसी थ्रू कैपेसिटर जिसमें करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चलता है। और फिर 2 रिएक्टेंस हमने आपको बताया, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और सीबीएसई में इस पर एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है, वो ध्यान दें कि आपने XL भी देखा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट वाज 2 पाई न्यू एल, और रिएक्टेंस का मतलब होता है रुकावट। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 चीज समझें इसको। मान लो कि आपके पास एक एसी सोर्स है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब है, एक कैपेसिटर लगा है, इसके साथ भी एक बल्ब है। दिस 2 अरेंजमेंट इज केप्ट पैरेलल। तो पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब है कि दे आर क्रिएटिंग सेम वोल्टेज और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस बल्ब इज B1, दिस बल्ब इज B2, करेक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इफ यू इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी तो कौन से बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा? तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC का वैल्यू घट जाएगा, यानी कैपेसिटर जो है वह कम अपोज करेगा। इट विल प्रोवाइड यू लेस रिएक्टेंस, लेस अपोजिशन। तो लेस अपोजिशन का मतलब हुआ कि मोर करंट विल पास थ्रू द बल्ब B2 and hence the brightness of B2 will be more.
व्हाट हैपन टू इंडक्टर? तो इंडक्टर में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, यानी रुकावट ज्यादा हो गया, तो इट विल मिनिमाइज द करंट, हेंस द ब्राइटनेस विल डिक्रीज। दिस इज मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पंखा में भी आप देखें, हम लोग रेगुलेटर को क्या करते हैं ना, रेगुलेटर से हम पंखा का स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो क्वेश्चन है कैसे कंट्रोल करते हैं? तो रेगुलेटर से आप एक्चुअली कैपेसिटी बढ़ाते हो, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटी बढ़ाने से कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो घट जाएगा, एंड एज सुन एज द रिएक्टेंस डिक्रीजेस, the flow of current increases and as the speed of fan increases। समझे ना? तो रिएक्टेंस हम दो तरीका से चेंज कर सकते हैं कैपेसिटर का, बाय चेंजिंग सी, बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो जो रेगुलेटर है उससे हम एसी का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकते, उस रेगुलेटर से हम क्या करते हैं ना, सी बढ़ाते हैं। तो सी बढ़ने से आपका जो 1/ωc है वो तो घट जाएगा। 1/ωc मतलब capacitive reactance। So thank you. For the next class, I will upload the AC through LR, AC through CR, and AC through LCR. Thank you very much.